का पहला है जो हम लोग इस मॉड्यूल को शुरू करने वाले हैं। एक नया मॉड्यूल आज हम लोग देखने वाले हैं। उसका पहला लेक्चर ये रहने वाला है। और देखिए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं इस बारे में कि उर्दू मीडियम की क्लास होगी या नहीं होगी, तो ये जो हम लोग सेशन लेने वाले हैं ये उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और पेपर 2 का, ठीक है। और हर टर्मिनोलॉजी को हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों भी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ये सेशन जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें जो मॉड्यूल देखने वाले हैं फिजिक्स का, इससे पहले मैं मॉड्यूल्स आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे फिजिक्स के मॉड्यूल्स हैं। जैसे फिजिक्स कल ही बताया था आप लोगों को ये बात कि फिजिक्स बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। उसमें से जो पुराने मॉड्यूल्स हैं जैसे क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें कुछ 8-9 चैप्टर्स हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इसमें 3 चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद वेव मोशन, इसमें भी 3 चैप्टर है। उसके बाद ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में भी 3 या 4 चैप्टर्स हैं। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कुछ 4 या 5 चैप्टर्स रहने वाले हैं। और फिर मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें 3 चैप्टर रहेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में 3 या 4 चैप्टर रहेंगे, कम्युनिकेशन भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे फिजिक्स के मॉड्यूल्स हैं। जो टोटल मॉड्यूल्स हम लोग देखने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है? अगर वॉइस को कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स जो भी हैं, देखिए कितने मॉड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 मॉड्यूल्स में से हम लोग बहुत से मॉड्यूल्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये 5th मॉड्यूल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। तो इसका मैं सब कैटेगराइजेशन आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हर वक्त हम लोग शुरू करने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आप देखोगे तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद रहेगा एसी करंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट रहेगा EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर ना ये सारे चैप्टर्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोगों का ऐसा मॉड्यूल है जिसके मोस्टली चैप्टर्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं ये लोग। और किसी भी एक को अगर हम लोग शुरू करना चाहें तो उसके लिए दूसरे की नॉलेज बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा। ये एक साइक्लिक है, कोई भी इसमें से शुरू करेंगे तो उसको दूसरे की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक को शुरू किया तो उसमें दूसरे की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होगी। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है कि इसमें से कौन सा चैप्टर हम लोग पहले शुरू करें, ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले दे दें और आप सारे चैप्टर्स एक के बाद एक पढ़ सकें। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है। अगर हम लोग आज मैग्नेटिज्म शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग देखो इसमें से
चलो ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ। तो हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये सारे चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। इसके लिए हम लोग इसमें से जो सबसे ज़्यादा बेसिक हो सकता था मैग्नेटिज्म, इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एक के बाद एक हम लोग देखेंगे। यूजुअली हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ईएमआई देखते हैं। तो ये इसी सीक्वेंस में देखते हैं जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया हम लोग क्या देखने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, मैग्नेटिज्म को समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और थोड़ा बहुत करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक सबका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो नेसेसरी नॉलेज होगा बीच में आपको बताता रहूँगा। इसीलिए एमसीक्यूज भी जो आने वाले हैं हम लोग हर चैप्टर के अंदर थोड़े थोड़े देखने वाले हैं और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एमसीक्यू आते हैं। एक एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो दूसरे का भी फॉर्मूला या दूसरे की नॉलेज भी हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है। तो जैसा रहेगा हम लोग उसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये सारे चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबको पढ़िए तो बेहतर है। और इसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स जो है आपके सिलेबस के अंदर उसी हिसाब से जितना आपका रिक्वायरमेंट है। आप लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई या स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं रहने वाले हैं, सिर्फ बेसिक लेवल पे रहने वाले हैं। ठीक है, कोई कमेंट कर रहा है क्या? अभी आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा देखिए, कमेंट्स बहुत सारे हैं, मैं इसको इत्मीनान से देखता हूँ। और चूँकि ये आज जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये यूट्यूब पे भी लाइव है। तो अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पे ही अगर कमेंट करेंगे तो एक तरफ कमेंट देखने के लिए मुझे आसानी होगी और क्या बोल रहे हैं वो देख सकेंगे हम लोग। तो मैं यूजुअली जो है अभी फ़िलहाल मैं आज के लिए यूट्यूब का कमेंट्स ज़्यादा देख रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यूट्यूब पे करते हैं तो मुझे देखने के लिए आसानी होगी। तो चलो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स की या ऐसे मटेरियल की जो दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या डिफिनेशन दिया हुआ है। मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी डिस्प्लेड बाय मैग्नेट एंड प्रोड्यूस्ड बाय मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच रिजल्ट इन ऑब्जेक्ट बीइंग अट्रैक्टेड और पुश्ड अवे। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला जो है इसका स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एक मटेरियल के जरिए हो रही है जिसको मैग्नेट हम लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। पुश्ड अवे मतलब रिपेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए बेसिक एक नॉलेज और हम लोगों को होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका नॉलेज अगले एक स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। तो इतना फिलहाल समझ लीजिए, मैग्नेटिज्म ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल के अंदर हो सकती है, किसी भी मटेरियल में हो सकती है जो मैटर हो। ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब वो मैटर होना चाहिए। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, या तो अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। ठीक है, अब देखिए मैग्नेट्स जो होते हैं ना, ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और आर्टिफिशियली क्रिएट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन और अदर मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट आयरन। ठीक है, तो ये तो पीस ऑफ आयरन हो सकता है, यूजुअली हम लोग इसको सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। जो बार मैग्नेट होता है स्पेशली वो सॉफ्ट आयरन से होता है, बार मैग्नेट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग बार मैग्नेट किससे बनाते हैं, तो वो सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं और वो दूसरे ऐसे आयरन को, पीस ऑफ आयरन को या दूसरे निकल कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ मैग्नेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, दो प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी अट्रैक्ट करने वाली चीज मैग्नेट नहीं हो सकती। याद रखिए, अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस भी करते हैं। आप अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग अगर एक पेन को सर पे रब करने के बाद उसको छोटे छोटे कागज की पीसेस की तरफ लेके जाएं तो वो कागज की पीसेस को अट्रैक्ट करता है। या किसी, हम लोग एक रॉड को, एक ग्लास रॉड को किसी चीज से रब करने के बाद या वूल से रब करने के बाद हम लोग उसको बाल के करीब करें तो बाल को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी अट्रैक्शन करते हैं। तो मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस के अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो इस प्रॉपर्टी से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दोनों में होती है ये। ठीक है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आया, आयरन, कोबाल्ट, निकल
चार्जेस इन चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि इंसुलेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंडक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक बार मैग्नेट या किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, धागे से बांध के ऐसे लटका दोगे, ऐसे किसी वॉल के ऊपर अगर आप बार मैग्नेट को टांग देते हो तो बार मैग्नेट बार बार एक डायरेक्शन में जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, किसी भी तरफ उसको घुमाइए वो एक ही डायरेक्शन में बार बार आकर के रुकेगा। वो डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन अर्थ की, अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसको जियो मैग्नेट हम लोग बोलते हैं। अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आपका बार मैग्नेट रुकने वाला है। अब याद रखिए, समझिए ये एरिया नॉर्थ है बार मैग्नेट का, ये साउथ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो रुक रहा है। तो जिस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ है उस तरफ आपके अर्थ का साउथ है, और जिस तरफ बार मैग्नेट का साउथ है वहां पे अर्थ का नॉर्थ है। तो अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जियो मैग्नेट हम लोग उसको बोलते हैं। आपका बार मैग्नेट जब भी आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली लटका दोगे, तो वो एक ही डायरेक्शन में आकर के रुकता है। वो डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही होती है। जिस तरफ आपके बार मैग्नेट का नॉर्थ होता है उस तरफ जियो मैग्नेट का साउथ होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज मैग्नेट्स की। यहां देखते हैं, the 2 points near the two ends of magnets were attracting। ठीक है, तो अब देखिए बार मैग्नेट जो होता है ना, फिलहाल मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए एक बार मैग्नेट मैं यहां ड्रॉ करता हूं और उसकी प्रॉपर्टीज एक एक करके आपको बताता हूं। इस तरीके से बार मैग्नेट होता है, एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है बार मैग्नेट की, इसको हम लोग 2L लेकर के चलते हैं। जो नॉन साइंस के स्टूडेंट है वो याद रखिए, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है 2L। L जो लेते हैं ना लेंथ वाला, हम लोग इसको अज्यूम करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक लेंथ 2L है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, मैग्नेटिक लेंथ 2L है। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ एंड टू एंड नहीं होती है, मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा अंदर होती है एंड से। तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर ड्रॉ करता हूँ दोनों साइड से, वो भी आपको बताता हूँ किस लिए। याद रखिए बार मैग्नेट जितना बड़ा होता है उसका दोनों पोल थोड़ा सा अंदर होता है, पूरा कॉर्नर पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होती है ना वो थोड़ा सा छोटी होती है, इसको हम लोग 2L से कंसीडर करते हैं। और जो बड़ी वाली लेंथ है इसको हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, फिट पट्टी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बार मैग्नेट का क्या है, क्या पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है, द 2 पॉइंट नियर टू एंड ऑफ मैग्नेट वर अट्रैक्टिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम। मतलब ये दोनों जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अट्रैक्शन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। कौन सा, नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड क्या दिया हुआ है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए हम लोग नॉर्थ से साउथ को एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ये पोल है। ठीक है, ये भी पोल है और ये एक्सिस है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, व्हेन अ मैग्नेट सब्सटेंस इज प्लेस्ड रियर अ मैग्नेट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू इंडक्शन। अब देखिए अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आप रखोगे, जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, इसका एक फील्ड होगा, जहां तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, समझ लीजिए ये एक रेंज बना देता हूं। एक काम करता हूं, ये रेंज आपको रेड में ड्रॉ करके दिखाता हूं। इस रेंज के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन अगर आप ले करके आते हो तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा। इस इसके अंदर आप कहीं भी लेके आ जा रहे हो तो समझो यहाँ पे हम लोगों ने एक पीस ऑफ आयरन रख दिया, तो कुछ वक्त के लिए ये आयरन भी एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसका मतलब वो एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, मतलब मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटाइज्ड। अब ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, इसका मतलब अगर इसके ऊपर दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट आप आके टच करोगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन, तो वो ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा, लेकिन टेम्परेरीली। जैसे ही इस फील्ड से आप बाहर निकालोगे उसका मैग्नेटाइजेशन लॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा बहुत से ऐसे मटेरियल है जिनको परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हम लोग कर सकते हैं।
तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतनी प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मैग्नेट जो होते हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ना जो बहुत बेसिक है, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नेट क्या है। तो अभी ये साइंस का पार्ट शुरू नहीं हुआ है, समझ लीजिए। आपको बताया कि मैग्नेट एक मटेरियल है जो कोई मेटल हो सकता है, ठीक है, वो दूसरे चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो मैन मेड भी हो सकता है, और नेचुरल अकरिंग भी हो सकता है, ठीक है। इतना सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। इसके अलावा मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल ये एक इमेजनरी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। मैग्नेट की खास बात क्या है कि वो नॉर्थ साउथ में हमेशा अपने आप को अलाइन रखेगा, आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले से भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, अगर आप आउट ऑफ टॉपिक कमेंट कर रहे हैं तो उसका अभी जवाब देना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग फुल फ्लैश टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसीलिए। हाँ सर, पेपर 2 की क्लास ले रहे हैं आप? हाँ, पेपर 2 की क्लास हो रही है, ठीक है। तो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वही ज़्यादा करिए। अगर ऑफ टॉपिक आपको कुछ पूछना है तो जैसे ही ये लाइव सेशन क्लोज होता है तो नीचे कमेंट का सेक्शन ऑन हो जाएगा, उसमें कमेंट भी आप डाल सकते हो। जब लाइव सेशन ऑफ होगा तो आप यूट्यूब पर आ करके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो भी आपको जनरल क्वेश्चन पूछने हैं, ऑफ क्वेश्चन कुछ पूछना है, ऑफ टॉपिक पूछना है, वो सब वहाँ पे डाल दीजिए, आपको आंसर किया जाएगा। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मैग्नेट जो होता है ना, वो दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है ना जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी पहले से होती है, मतलब नेचुरली अकरिंग होता है, उसके अंदर पहले से वो मैग्नेटाइज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटाइजेशन आता कहाँ से है, और नेचुरली मैग्नेटाइजेशन क्यों होता है, और आर्टिफिशियली मैग्नेटाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है नेचुरल मैग्नेट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन बट ड्यू टू इरेगुलर शेप, वीक मैग्नेटिज्म एंड हाई ब्रिटलनेस, नेचुरल मैग्नेट फाइंड नो यूज इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में मोस्टली हम लोग नेचुरल मैग्नेट्स का यूज नहीं करते क्योंकि इनमें बहुत सारी खामियां हैं। द मैग्नेट्स मेड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट्स। They may be or different of different type like bar magnet, horseshoe type magnet, Robinson's ball ended magnet, magnetic needle, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सेट्रा। तो देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, कई टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है, मैं आपको सबका डिफरेंस भी बताता हूँ। आर्टिफिशियल मेथड से बनाया हुआ मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। उर्दू वाले भी सुनते जाइए। हम लोग हमारे मैन मेड मेथड से बनाए हुए मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अच्छा याद रखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है ना, यहां पे लिखता हूं, आर्टिफिशियल मैग्नेट परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट हो सकता है, या टेम्परेरी मैग्नेट हो सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो टाइप दी हुई है आर्टिफिशियल मैग्नेट की, दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट, ये भी बार मैग्नेट की टाइप है, लेकिन उसका शेप जो है ना हॉर्सशू जैसा रहता है। तो जो घोड़े की नाल रहती है, उसके जूती रहती है, उसके जैसा रहता है। ये भी एक परमानेंट मैग्नेट का टाइप है। रॉबिन्सन्स बॉल एंडेड मैग्नेट, ये भी खाली शेप डिफरेंस है, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेटिक निडल, ये भी एक परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेटिक निडल हम लोग यूज करते हैं मोस्टली कंपास के अंदर डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि आपको बताया कि मैग्नेट कोई भी हो, वो अगर उसको फ्रीली रख दो ना तो वो एक ही डायरेक्शन में आपके अपने आप को अलाइन करता है, जो कि अर्थ का जियो मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक नीडल को एज अ कंपास हम लोग डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं। ये जो लास्ट वाला है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको मैं ब्लू से मार्क करता हूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है। अब इस प्रोसेस को, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की प्रोसेस जो है इसका, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन की मशीन आती है जिसके जरिए परमानेंट मैग्नेट आप आर्टिफिशियली बना सकते हो। किसी भी ऐसे मटेरियल को जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सबको आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो आर्टिफिशियल मेथड से। अब कैसे होता है ना, इसको समझने के लिए और डीप में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक
स्ट्रक्चर देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे क्या ऐसी चीज होती है कि वो कोई भी सब्सटेंस एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे डीप कंसेप्ट आने शुरू हो गए। अब देखिए इसके अंदर हम लोग तीन थ्योरी देखने वाले हैं। ये तीन थ्योरी जल्दी शॉर्ट में देखेंगे। इसमें से पहली थ्योरी जो है मैक्सवेल की थ्योरी, ये मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है, प्योरली मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। लेकिन ये जो दो थ्योरी है, फ्राइडेज लॉ एंड लेंज लॉ, ये आपको मैं जब बनाया था मॉड्यूल, उसमें जो लास्ट पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पार्ट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है ये दोनों। लेकिन यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्ट में उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मैक्सवेल थ्योरी देखते हैं। मैक्सवेल ने क्या बताया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मैक्सवेल ने बताया कि अगर एक सर्किट है, समझ लीजिए ये एसी करंट का एक सर्किट है, ठीक है, और हम लोगों ने एक काम करता हूँ, एक रॉड को कनेक्ट करता हूँ सर्किट से। ये सर्किट है, हम लोगों ने एक रॉड को कनेक्ट किया, किसी भी कंडक्टिंग रॉड को, इस सर्किट से एक रॉड को कनेक्ट किया। एक तरीके का शॉर्ट सर्किट है, लेकिन समझ लीजिए एक तरीके का रेजिस्टेंस है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। हम लोगों ने एक रॉड को कनेक्ट किया, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, करंट फ्लो होते वक्त, करंट हम लोग बोलते हैं किसको है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जहां पे क्यू क्या है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज कितने रेट से, टाइम जो है कितने रेट से फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग करंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चार्ज आ गया, जहां पे चार्ज आता है, चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब देखिए जो नॉन साइंस स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर 2 ले लिया है, उनको बहुत गौर से देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। जैसे ईएमआई के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज देखने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देखने वाले हैं। तो पहले मैं क्या बताया कि एक सर्किट लिया हम लोगों ने, उसमें एक लोड कनेक्ट किया, एक वायर को कनेक्ट किया है थिक, और वही समझो रेजिस्टेंस भी है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अभी जब करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं तो ये चार्ज रुके हुए हैं अपनी जगह पे। जब जहां पे चार्ज होगा, समझो हम लोग पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लस का हम लोग इमेजिन करते हैं, जहां चार्ज होगा, चार्ज के आजू बाजू एक फील्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज के आजू बाजू एक फील्ड होगा, और चार्ज कुछ और नहीं, चार्ज को यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब चार्जेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो चार्ज देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ ये लॉ क्या बता रहा है, जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो चेंज इन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो एकदम बेसिक तरीके से आपको ये बताता हूँ, क्या बताया कि करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और एक चार्ज जब फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास। यहाँ कांस्टेंट भी लिख देता हूँ, कांस्टेंट मतलब नॉन चेंजिंग, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जैसे ही वो चार्ज मूव होना शुरू होगा, करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का मूव होना जरूरी है। आए करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का मूव होना जरूरी है, और जैसे ही चार्ज मूव होगा, चार्ज के मूव होते ही साथ ये जो क्यू होगा ये चेंज हो रहा है, और जैसे ये क्यू मूव होना शुरू होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी ये चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से अब लॉ की तरफ आते हैं। मैक्सवेल स्टेट्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या समझा?
मैक्सवेल का लॉ क्या है, मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रुकी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, चार्ज मूव हो रहा है, तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये समझाने के लिए सिर्फ आपको ये बनाना पड़ा। तो जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करोगे, इसके पूरे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना समझ में आया? मुझे जरा कमेंट करके बताइए समझा कि नहीं आप लोगों को। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें पोस्ट करिए, ठीक है, चैट में पोस्ट करिए अगर कुछ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या डिफिकल्टी जा रही है। तो पहले क्या बताया, मैक्सवेल थ्योरी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहे हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैक्सवेल ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फेरेडेज लॉ। फेरेडेज लॉ जस्ट अपोजिट है। फेरेडेज लॉ क्या बताता है कि एक एक कॉइल लीजिए वायर का, जैसे हम लोगों ने वायर लिया था ना इससे पहले, फिर से वायर लेते हैं, ऐसे कॉइल बना लेते हैं उसको, और उससे हम लोग इस दफा पावर कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि बल्ब कनेक्ट करेंगे। बल्ब यहां पे हम लोगों ने कनेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे एक बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये बार मैग्नेट लिया। इस बार मैग्नेट को हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, इस बार मैग्नेट को हम लोग मूव करेंगे। जैसे ही ये बार मैग्नेट आप यहां मूव करोगे, अब याद रखिए, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि बार मैग्नेट के आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। याद रखिए लास्ट टाइम क्या था, चार्ज था, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज मूव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। ये मैक्सवेल का स्टेटमेंट था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरेडेज लॉ। फेरेडे क्या बता रहे हैं कि एक मैग्नेट को जैसे ही आप एक वायर के पास, एक कॉइल के पास मूव करोगे, तो ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेरेडेज ने क्या कहा, चेंजिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसी। अब देखिए दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे, मतलब करंट फ्लो करोगे, तो मैग्नेट बन जाएगा करंट के तार के आजू बाजू। जिस वायर से आप करंट फ्लो करने वाले हो उसके आजू बाजू क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और इसका अपोजिट भी एग्जिस्ट है जो फेरेडे ने दिया है कि मैग्नेट को अगर आप मूव करते हो, मैग्नेट मूव करने का मतलब इसको, मैग्नेट को आप यहां लेकर के करीब आते हो या दूर लेकर के जाते हो, इस सिचुएशन में आपका मैग्नेट फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे देता हूं दोनों के लिए पूरा रब करके। शॉर्ट स्टेटमेंट ये है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर, इतना इजी। ये मैक्सवेल का हो गया। एंड सेकेंड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं आराम से। और ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए लेंस लॉ का ना कोई खास काम नहीं है, तो उसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताया फेरेडे लॉ एंड लेंस लॉ एक ही के अंदर है। अगर स्टेटमेंट हम लोग और आगे देखते तो लेंस लॉ की जरूरत पड़ती, पर इस चैप्टर के अंदर अभी फिलहाल लेंस लॉ की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो कोई कमेंट हो तो कमेंट करिए आप लोग।
ताकि मैं देख सकूं उसको, और अभी फिलहाल आपको समझा नहीं समझा ये भी बताइए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा सुना लेकिन उसको देखा नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को कंपेरेटिवली आपको दिखा देता हूँ। ये साइड मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, एक बार मैग्नेट को ड्रॉ करता हूँ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और यहाँ पे दो चार्जेस ड्रॉ करता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ नॉर्थ साउथ भी पॉजिटिव निगेटिव की जैसे ही ट्रीट करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे ही हम लोग इस मैग्नेट को किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स है, बारीक बारीक आयरन के पीसेज है या निकल कोबाल्ट के पीसेज है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अपने आप को इस मैग्नेट के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जहां तक उसका इफेक्ट जाता है हम लोग उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इमेजिनरी तौर पर इंडिकेट करने के लिए लाइन ऑफ फोर्सेस से इंडिकेट करते हैं, कि हम लोग ये लेके चलते हैं कि नॉर्थ पोल से एक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है जो कि साउथ पोल में अंदर चला जाता है। मैग्नेट के बाहर वो ट्रैवल करता है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर वो ट्रैवल करता है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो वो मैग्नेट के अंदर भी ट्रैवल करता है, और एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और हर डायरेक्शन में होते हैं, मतलब नीचे की तरफ भी होते हैं, ठीक है। अब जहां तक ये लाइन ऑफ फोर्सेस, ये लाइन ऑफ फोर्सेस जहां तक कवर करेंगे वहां तक फील्ड होगी मैग्नेट की। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक में भी सेम है, पॉजिटिव से निकलते हैं ये, निगेटिव की तरफ जाते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और ये भी हर डायरेक्शन में होते हैं, और जहां तक ये लाइन ऑफ फोर्सेस फैले होते हैं वहां तक ही फील्ड होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाते हैं लेकिन अंदर ट्रैवल नहीं करते क्योंकि ये बार के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको और नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका चैप्टर हम लोग अलग से देखने वाले हैं, सिर्फ आपको दिखा रहा था। यहाँ पे जो लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। याद रखिए लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इमेजिनरी तौर पे ऐसे फोर्सेस की लाइन इसमें से जा रही होती है। अब ये लाइन ऑफ फोर्सेस की ना कुछ प्रॉपर्टीज है। अब याद रखिए अगर हम लोग किसी एक एरिया को कंसीडर करें, देखिए मैं एक छोटा सा एरिया ड्रॉ करता हूं, ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यही एरिया को यहां पे ड्रॉ करता हूं, उतना बड़ा ही। आप देखोगे ये एरिया से कम लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, सिर्फ दो पास हो रहे हैं। यहां देखोगे तो बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो उस एरिया से पास होने वाले लाइन ऑफ फोर्सेस को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है इसलिए मैग्नेटिक लिखना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इस जगह पे कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस जगह पे ज्यादा है। लाइन ऑफ फोर्सेस जितने ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। क्लियर? ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप लोग यहां भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐप पे भी कमेंट कर सकते हो आप लोग, और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। तो लाइन ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट आपको समझ में आया। लाइन ऑफ फोर्सेस का बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्या है कि वो नॉर्थ से निकल करके साउथ से जाते हैं, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर छोटे से एरिया में हम लोग काउंट करें कि एरिया में कितने लाइन ऑफ फोर्सेस है तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग एक निशान से जाहिर करते हैं, एक सिंबल से हम लोग उसको जाहिर करते हैं जिसको हम लोग फाई बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई यूज करते हैं, ये फ्लक्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी है, वो भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला मिटा के आपको बताता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, लाइन ऑफ फोर्सेस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लाइन ऑफ फोर्सेस खुद इमेजिनरी है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज होती है।
ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे रीड आउट करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी कर्व्स विच रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि ये क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी कर्व्स है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इमेजिनरी कर्व्स है। ये इमेजिनरी कर्व्स क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट देखो ये क्या लिखा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी कर्व्स विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ग्राफिकली। अब देखिए क्या लिखा है, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पीछे आते हैं, इस लाइन ऑफ फोर्सेस पे ना कहीं भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, जैसे देखिए यहाँ पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ब्लू एरो हम लोगों ने, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रही है। अब समझिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। तो ये एक सिर्फ ये भी एक इमेजिनरी चीज है कि अगर इस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो लाइन ऑफ फोर्सेस के ऊपर तो वो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, देखिए ये जो नॉन साइंस के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए डायरेक्शन क्या होता है या डायरेक्शन शो करता है क्या मतलब है, ये जरा सा मुश्किल जाएगा। लेकिन अगर शुरू के आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, जो मैं शुरू से आज तकरीबन 19वां लेक्चर ले रहा हूं मैं, तो आपको ये पता होगा कि डायरेक्शनल क्वांटिटी एंड नॉन डायरेक्शनल मतलब वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क है, और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होता है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम लोग उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन टेंजेंट के जरिए हम लोग पता करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। पहला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व। ठीक है, पहला क्या बताया कि वो पूरा क्लोज कब होगा, एक जगह से शुरू होगा और पूरा खत्म होगा, एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, क्लोज होगा। ठीक है, आउटसाइड मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इनसाइड मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये प्रॉपर्टी पहले आपको बता चुका हूं। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नियर नियर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये नियर लिखा हुआ है, यहाँ पे नेवर आएगा। ठीक है, जो टू लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं ना वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आप देखिए पीछे आइए, कभी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगे, ना अंदर कट करने वाले ना बाहर कट करने वाले, एक दूसरे के आजू बाजू होंगे लेकिन कट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड द फील्ड इज स्ट्रांग। ऑलरेडी आपको बताया, इस जगह पे देखो क्राउडेड है, ये पहला वाला जो है इस पे क्राउडेड है, इस पे क्राउडेड नहीं है। जहां पे फ्लक्स ज्यादा है, जहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का क्राउड ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब पोल के करीब, दोनों पोल के करीब आप देख रहे हो क्राउड ज्यादा है, पोल के करीब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और इक्वेटर के करीब देखिए, ये इक्वेटर ये इक्वेटर, दोनों पे 2 पॉइंट लिखा हुआ हूं मैं सेकंड, दोनों इक्वेटर के ऊपर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत दूर दूर देख रहे हो, वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ठीक है, तो ये भी हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया था, सेकंड हो गया। और थर्ड है कि वो क्राउडेड जहां होते हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होती है। फोर्थ है, इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट द फील्ड इज यूनिफॉर्म। देखिए ये नई चीज है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए कैसा होता है ना, फील्ड की बहुत सारी टाइप होती है। मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के दिखा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बार मैग्नेट से नहीं बनती है, और भी बहुत सारे मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के। मैग्नेटिक फील्ड को एक बनाने का मेथड ये भी है कि एक तरफ आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रख दो, इसको करंट फ्लो करो, और दूसरी तरफ, या देखिए एकदम आसान तरीका बताता हूं, 2 मैग्नेट आप रखिए, एक मैग्नेट यहां रखिए, इसका नॉर्थ पोल यहां पे रखिए, और दूसरा मैग्नेट यहां रखिए, इसका साउथ पोल यहां रखिए। अब इसके बीच में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल भी होगा और इक्वली डिस्टेंस भी होगा, डिस्टेंट भी एक दूसरे से इक्वल होगा और एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पे हो और पैरेलल हो, एक दूसरे से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ना हो। अब नॉन यूनिफॉर्म कैसी दिखेगी, देखिए नॉन यूनिफॉर्म इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अब देखिए ये जो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बन रहा है ना, ये भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का ही एक एग्जांपल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी
कि उनके लाइन ऑफ फोर्सेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वली डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको देखने से पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, पहले कुछ बेसिक चीज़ें पहले बता देता हूँ आपको, तो आपको ये समझ में आएगा, वरना समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप मत देखिए अभी फ़िलहाल, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैग्नेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इससे पहले ना एक काम करते हैं हम लोग, एक मिनट, ओरिजिन, आई थिंक एक स्लाइड यहाँ से मिस हो गई है, कोई बात नहीं है, हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वो ये है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कहाँ से हुआ, मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहले, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म एट एटॉमिक लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मैं आपको शुरू में जब शुरू करा वहीं पे आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर नेचुरली मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, और आर्टिफिशियली जब हम लोग उसको मैग्नेटाइज करते हैं और वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाता है तो वो कैसे बनता है। ये दोनों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। यहीं से हम लोग इस टॉपिक में हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे भी कोई चीज़ नेचुरली मैग्नेट बन सकता है या आर्टिफिशियली मैग्नेट बन सकता है। तो उसके लिए पहले हम लोग उस सब्सटेंस के एटॉम में जाना होगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉम, ठीक है। तो एटॉम को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एटॉम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, रेड से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, या जो भी इनका ऑर्बिट होता है अलग अलग ऑर्बिटल्स के हिसाब से, वो रिवॉल्व होते रहते हैं। तो ये रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रिवॉल्व। इसके साथ साथ ये स्पिन भी हो रहे हैं, ठीक है। अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन स्पिन भी हो रहा होता है और इस तरीके से रिवॉल्व भी हो रहा होता है, स्पिन होने के साथ साथ वो रिवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए मैग्नेटिज्म आता कहां से। अभी मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी मैक्सवेल की। मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, फिर से रिकॉल करिए। मैक्सवेल की थ्योरी ये थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेट को बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, ठीक है। ये याद आया आपको। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूं अलग से, बल्कि ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक चार्ज है, इसके पास खुद की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एज पर मैक्सवेल लॉ जब ये अपनी जगह पे स्पिन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पहला हो गया। पहला ये हो गया कि इसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, हम लोग इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल। याद रखो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है दोनों पोल एक साथ बनते हैं, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। मैग्नेटिक डायपोल बन गया यहाँ पे, ठीक है, या डायपोल मोमेंट आ गया यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ और एक मैग्नेटिक फील्ड स्पिनिंग की वजह से जनरेट हुई। अब सेकेंडली ये चार्ज मूव भी हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, मूव होने की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, एक और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड 2। अब दोनों के नाम मैं बाद में आपको बताता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड 2 आपने देखा। अब देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड 3 भी है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरी मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तीसरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि ये जो एटम है ये किसी भी सब्सटेंस में होता है, और जब उसमें करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के साथ साथ उस कंडक्टर में दौड़ना भी शुरू करते हैं, तो वो तीसरा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको पूरा लिख करके बता देता हूँ कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट है बिकॉज ऑफ स्पिनिंग मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहला हुआ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहा है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग मोशन, रिवॉल्विंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड, थर्ड जो रीजन है, थर्ड रीजन ये है बिकॉज ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे आप तो भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आपको ये समझ में आया, ये तीन रीजन की वजह से किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने शायद इससे पहले ये नहीं देखा होगा। तो हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि समझ में आ रहा है, और ओके वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अफशा, गजाला, उस्मा शेख सर फास्ट हो रहा है, एक्चुअली फास्ट नहीं हो रहा है, आप नॉन साइंस के हैं ना, थोड़ा सा आप गौर रखिए, ज़रा इधर उधर इंटरप्ट मत होइए और बहुत ध्यान से हमारे टॉपिक्स को देखते रहिए। और एक ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, इसको एक दो बार आप प्लीज़ रिवाइज करिएगा। याद मैं समझ सकता हूँ, ये जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसीलिए मैं इतना बाद में शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एक नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए और साइंस वालों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। और याद रखिए इसके सारे मॉड्यूल्स में, इसके मॉड्यूल्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर सबको हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है और ये बहुत ईजी हो जाता है। जब मैं शुरू किया था उसी वक्त आपको एक बात बता दिया था कि ये चैप्टर्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, तो कोई भी एक स्किप करोगे ना तो बाकी भी आपको आएगा नहीं, और रट के जाना कोई अच्छी बात नहीं है, आप उसको समझ के जाइए। ये वीडियो जो हम लोगों की रिकॉर्ड हो रही है और आप इसको बाद में देखेंगे, इसमें सारे ज़रूरी कंटेंट अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। अगर अभी आपको एक अटेम्प्ट में समझ में नहीं आता है तो कई अटेम्प्ट में आप इस वीडियो को बार बार देखिए और आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी कमेंट आया है साकिब अहमद का कि समझ में आ रहा है, और सैयद सैयद ट्यूटोरियल्स उनका भी कमेंट आया हुआ है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जिनको समझ में आ रहा है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको भी कंसिडर करता हूँ, बहुत इजीली आपको लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। उस आप उसको समझने के लिए बस ये करिए कि बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि इस वीडियो के अंदर हर वो नेसेसरी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, ये ओरिजिन यहाँ से हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं आपको, और वो बहुत डिफिकल्ट भी है इस चैप्टर के अंदर। तो जो नॉन साइंस वाले वो भी रेडी रहिए और साइंस वाले भी रेडी रहिए, क्योंकि इस टॉपिक, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफिकल्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता दूँ इसके ऊपर रिसर्च तक लिखी गई है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। और रिसर्च ये नहीं लिखी गई है कि ये कैसा होता है, बल्कि ये लिखी गई है कि लोग इसमें कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं। आपको बता दूं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह भी ये इस कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बहुत इजी करके बताऊंगा इसको। और एक वक्त था मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता था, मैं बहुत मेहनत करके इस चीज़ को कंफ्यूजन से निकाला हूँ खुद को, आपको बताऊंगा बिना कंफ्यूज हुए। वो समझिए, चार चार ऐसे टॉपिक या चार ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिज्म की, जिसमें जिसको इंटरचेंजेबल आप लोग यूज़ करते हो या बहुत सारे टीचर्स, ऑथर्स यूज़ करते हैं, और टर्म को इधर उधर इंटरचेंज करने की वजह से वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग टर्म को इंटरचेंज करने या टर्म को बहुत ज़्यादा समझने के बजाय इसके अंदर हम लोग उसके सिंबल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। टर्म्स को ज़्यादा समझने के बजाय सिंबल पे ध्यान देंगे। गौर से देखना, हम लोग चार सिंबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल एम, कैपिटल एच, कैपिटल बी, कैपिटल जे। ये चार डिफिनेशन है सिर्फ। जिस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अब तक पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन देखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस देखे, अब मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटीज बनाई गई है।
मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी ताकतवर है, उसको मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटीज बनाई गई है। वो क्वांटिटीज यहाँ 4 हैं, डिस्प्ले हो गई आपके सामने। पहला है मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको एस से डिनोट करते हैं। याद रखिए, इसको और भी तरीके से लोग जो है इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, और भी वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए वर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंबल को याद रखिए। ये सिंबल इंटरनेशनल है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पहला मैग्नेटाइजेशन एम, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एच। थर्ड वन है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं हम लोग, कभी कभी शॉर्ट में लोग है ना मैग्नेटिक फील्ड भी लिख देते हैं बी को, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, जो लास्ट क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं, मैग्नेटिक पोलराइजेशन, ठीक है। ये हो गए 4। अब देखिए एक एक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला मैग्नेटाइजेशन, देखिए ये वर्ड इससे पहले भी मैंने यूज किया। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को कितना मैग्नेटिक बना सकते हैं। देखिए कुछ कमेंट आया, अच्छा चलो ठीक है, कुछ खास कमेंट नहीं आया हुआ है, और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ कमेंट कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख के आया हूँ, सम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रिंसिक मैग्नेट, ब्रैकेट में है स्पिनिंग। चलो पीछे आते हैं, जो जहाँ पे मैंने बनाया हुआ था, अच्छा चलो यही बना के दिखा देता हूँ। एक साथ में मैं एक इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्या बताया है, सम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रिंसिक मैग्नेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेट बना रहा है स्पिनिंग की वजह से। तो यहां पे मैं इसको बोलता हूं कि पहला मैग्नेट बन रहा है, फर्स्ट मैग्नेट, स्पिनिंग की वजह से। इससे पहले आपको बताया था, अगर हर मैग्नेट का पहला वाला स्पिनिंग मैग्नेट, यहां लिखता हूं नाम, स्पिनिंग मैग्नेट, इनका खुद का एक मोमेंट है। मैग्नेट को हम लोग मेजर करते हैं मोमेंट से, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनका खुद का मोमेंट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्पिनिंग मोमेंट, एम स्क्वायर, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन एम क्या होता है, कुछ और नहीं होता बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से जो मैग्नेट्स बनने वाले हैं उनको प्लस कर दो, ठीक है। कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब इसमें क्या है, सम ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए मैं आपको बताया था पहला वाला, ये पहला वाला स्पिनिंग था, सेकंड वाला क्या था, रिवॉल्विंग था, रिवॉल्विंग मैग्नेट, और थर्ड था मैग्नेट ड्यू टू करंट, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा था। अब देखो मैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बता देता हूं। ये पहले तो है ना इंट्रिंसिक है, ये दोनों इंट्रिंसिक मैग्नेट है। इंट्रिंसिक मैग्नेट मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सिर्फ एटॉम के अंदर है ये, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो होगा उसको हम लोग इंट्रिंसिक बोलेंगे। ये दोनों इंट्रिंसिक मैग्नेटिज्म है, और जो करंट फ्लो होने की वजह से पूरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसको माइक्रोस्कोपिक या एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिज्म बोलेंगे, ठीक है। ये है एक्सट्रिंसिक, ये वाला। अब देखिए दोबारा आते हैं हम लोग एच पे। एच किसको बोलते हैं, सम ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, मतलब ये तीनों का अगर प्लस करोगे तो आप क्या बनेगा, एच बनने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अब देखिए मैं, ये दोनों आपका क्लियर हो गया ना, तो ये दोनों क्लियर होना बहुत आसान है, लास्ट का बी और जे। तो चलो मैं इसको फिर से छोटा करता हूं आपको समझाने के लिए। आपने एम और एच को समझ लिया है, ठीक है। एम जो समझा मैग्नेटाइजेशन, और एच समझा
वो भी मैग्नेटाइजेशन जैसा ही है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये टर्मिनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है वो बाद में आपको बताता हूँ, ये आगे बहुत काम आती रहेगी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ। ये बार मैग्नेट है, बड़ा सा बार मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझाना आसानी हो। नॉर्थ साउथ, अब इसके अंदर एटॉम्स हैं, ठीक है, ये एटॉम्स से बना ही हुआ है ना, तो एटॉम्स, ये एटॉम्स क्या है, एक तरीके के इंट्रिंसिक मैग्नेट है, ठीक है, इंट्रिंसिक मैग्नेट है। और अगर ये बार मैग्नेट नहीं होता, एक ये होता है, एक कंडक्टर होता है और इसमें से करंट फ्लो करते हैं, तो एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिज्म भी बनता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इंट्रिंसिक, ठीक है, और यहां पे अगर करंट फ्लो किया तो एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिज्म भी बनेगा, ठीक है, सिक मैग्नेटिज्म, एक्सट्रिंसिक मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखिए, आप ये देखोगे कि चाहे एम हो जो इंट्रिंसिक है, एम, या दोनों का प्लस एच हो, ये दोनों मैग्नेट के अंदर है, मैग्नेट के बाहर नहीं है, ये दोनों चीज मैग्नेट के अंदर है। तो अब इसको मिटा देता हूं मैं, सब कुछ सिर्फ बार मैग्नेट बनाता हूं ताकि समझने आसानी हो। हम लोग सिर्फ यहां लिखते हैं कि एम एंड एच, ये दोनों चीज एम एंड एच दोनों मैग्नेट के अंदर है, मैग्नेट के बाहर की अभी बात नहीं हो रही है। लेकिन मैग्नेट के बाहर है ना मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां से आता है आपका बी और जे का कंसेप्ट। अब तक हम लोगों ने बात किया मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों मैग्नेट के अंदर है। याद रखिए, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये बाहर भी आएगी कि नहीं आएगी ये जरूरी नहीं है। अगर बाहर आ रही है तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है कि ये मैग्नेट किस मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, ये मैग्नेट किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर ये बाहर आती है तो इसकी वैल्यू H या M के बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है, कुछ कम हो जाएगी। बाहर आने के बाद हम लोग इसको मेजर करते हैं, समझो यहां पे मेजर किया तो ये फ्लक्स आया, फ्लक्स, इस जगह पे हम लोगों ने इंटेंसिटी मेजर की। अब इस जगह पे जो इंटेंसिटी मेजर करेंगे इसको बोलेंगे बी। बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, हम लोग यहाँ पे बी निकालेंगे। और बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और फ्लक्स जो बनता है, इससे पहले बताया था फाई बनता है, फाई पर यूनिट एरिया। तो यूनिट इसका बनेगा, फ्लक्स का यूनिट आपको वेबर बताया था, वेबर, और एरिया का यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि बी का यूनिट जो है वो टेस्ला है, ठीक है। फिर से बताता हूं बी क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेट के अंदर है। ये बाहर जब लाइन ऑफ फोर्सेस में बन के आता है तो ये वैल्यू कम भी हो सकता है, क्योंकि बाहर पानी में भी रख सकते हैं हम लोग मैग्नेट को, हवा में रख सकते हैं, वैक्यूम में रख सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यू आएगी। हम लोग अगर बाहर मेजर करते हैं मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू या मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट के ऊपर, हम लोग उसको बी बोलते हैं, ठीक है। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। अब जे क्या है, जे का मतलब ये होता है ना कि अब ये मैग्नेट के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी थी, ये बाहर थी, अब बाहर से हम लोग एक मेटल का पीस ला के रख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको रेड में ड्रॉ करता हूं, एक आयरन पीस ला के रख दिया हम लोगों ने। जैसे ये आयरन पीस रखोगे, ये आयरन पीस भी मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, मैं आपको बताया था। ये आयरन पीस भी टेम्परेरीली मैग्नेट अगर बना है, तो अब ये देखेंगे कि इसका मैग्नेटाइजेशन और इसके मैग्नेटाइजेशन सेम है क्या, जरूरी नहीं होगा कि जितना मैग्नेटाइजेशन इस बार मैग्नेट का था इतना ही उसका भी होगा। इसका जो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू आएगा इसको हम लोग जे बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग जे बोलेंगे। और इसको भी हम लोग टेस्ला से, इसका यूनिट टेस्ला होगा। तो अभी समझ में आया आप लोगों को ये चार क्वांटिटी। अच्छा, ये एक सवाल आ रहा है कि इसका यूज डे टू डे लाइफ में कैसा होता है। याद रखिए, जो फिजिक्स आप ये पढ़ रहे हो ये अप्लाइड फिजिक्स नहीं है, बल्कि ये प्योर फिजिक्स है। इसका यूज होता है, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फैन वगैरह जो आप घर में देख रहे हो ना, ये मैग्नेटिज्म पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क कर रहा है। फैन का जो चरखी घूम रहा है ना, वो इसी वजह से घूम रहा है। उसके अंदर जो वायर लपेटते हैं ना, वो गिन के लपेटते हैं कि कॉइल कितना लपेटेंगे तो कितना मैग्नेट बनाएगा। अगर ज्यादा लपेट देंगे तो कम ज्यादा मैग्नेट बनाएगा और पंखा आपका जल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है, बी का वैल्यू निकालना पड़ता है,
वहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू निकालना होता है। मैग्नेटाइजेशन जे का वैल्यू इसलिए निकालना होता है कि हम लोग उसके बीच में जिसके ऊपर वायर लपेटने वाले हैं, वाइंडिंग का कॉइल जो हम लोग लपेटने वाले हैं, वो कौन सा मेटल लेंगे कि जिसका जे ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सब चीज इस जगह पे काम आती है। ठीक है, इसके अलावा सर कौन से क्लास का साइंस शुरू है? देखिए ये महाटेट का चल रहा है क्लास, आप लोग देख करके आइए, वहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है जो लोग कमेंट कर रहे हैं, और प्रतिभा का कमेंट आया हुआ है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस मॉड्यूल का ये पहला चैप्टर है, और जाहिर सी बात है ये पहला चैप्टर है तो इसमें कन्फ्यूज़न आना ही है, इसीलिए हम लोगों ने इसको यूट्यूब लाइव पे भी लिया हुआ है। ये पहला चैप्टर है और इसमें आप लोगों को दूसरे टॉपिक को भी पढ़ना पड़ रहा है जो इसके नहीं है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन उसको जब बार बार आप देखोगे तो वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये चारों चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई? क्या क्या पढ़े? कैपिटल एम, कैपिटल एच, बी एंड कैपिटल जे। जो शुरू के एम और एच है ये दोनों मैग्नेट के अंदर है। ठीक है, एम क्या है? इंट्रिंसिक मैग्नेट, मतलब स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग मैग्नेट का प्लस कर दो, ये आपका एम का वैल्यू है। एच क्या है? जिसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। इंट्रिंसिक एंड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनने वाले मैग्नेट को प्लस कर दो, मतलब इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक मैग्नेट को हम लोग अगर प्लस करते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो आ रहा है वो क्या है? एच है। दोनों मैग्नेट के अंदर है, अगर दोनों मैग्नेट के बाहर निकलेगा लाइन ऑफ फोर्सेस के फॉर्म में, तो वो जरूरी नहीं है उतनी ही ताकत रखेगा, बाहर थोड़ा सा ताकत कम हो जाएगी। तो बाहर ताकत इसलिए कम होगी क्योंकि कोई भी फील्ड में हम लोग रख सकते हैं उसको, वैक्यूम में रख सकते हैं, वाटर में रख सकते हैं, हवा में रख सकते हैं। तो मैग्नेट जितना अंदर पावरफुल है उतना ही बाहर भी उसका ताकत होगी, ये जरूरी नहीं है। तो बाहर उसकी ताकत जो हम लोग निकालते हैं उसको बी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी बोलते हैं। और उस फील्ड में ला करके अगर हम लोग दूसरा मेटल रख देते हैं तो वो भी टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, लेकिन वो मैग्नेट पहले मैग्नेट कितना ताकतवर नहीं होगा, बल्कि उसका थोड़ा सा ताकत कम होगा। उस ताकत को मेजर करने के लिए हम लोग जे बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ रहा है। तो ये देखिए, ये कंसेप्ट ये मत समझिएगा कि एज इट इज पेपर में पूछेगा, नहीं, एज इट इज नहीं पूछेगा, बल्कि ये डीप कंसेप्ट है, इसका बहुत इजी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछेगा। ये हम लोग इसलिए समझ रहे हैं कि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो इसके ऊपर कोई भी टैकल करके आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप आंसर लिख पाओगे। जब हम लोग इसका शुरू करेंगे एमसीक्यू, तो आप देखोगे एमसीक्यू बहुत डिफिकल्ट नहीं है। याद रखिए, जब कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, रियल कंसेप्ट समझना होता है, तो हम लोग उसको डीप में देखते हैं जानबूझ करके, ताकि हम लोग उसको याद रख सके। ठीक है, तो मैं ये जो बता रहा हूँ एज इट इज ऐसा ही नहीं पेपर में पूछेगा, ये एक प्योर कंसेप्ट है जो आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इसके अप्लाइड कंसेप्ट या इसका थ्योरी दिमाग में रख सके। सिलेबस के अंदर है, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछता जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ और मेथड से पूछेगा, डायरेक्ट लिख देगा कि जे क्या होता है आप बताओ। तो अगर आप डीप में नहीं पढ़े होगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जे को एच में, एच को बी में, एम को एच में, इस तरीके से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंस, देखिए लास्ट टॉपिक हो गया मैग्नेट का, अब ये खत्म होने वाला है, हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू अभी शुरू करते हैं, आप लोग रेडी रहिएगा आंसर देने के लिए। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑन दी बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम लोग मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैग्नेटाइजेशन मतलब हम लोग किसी भी मटेरियल को मैग्नेट जब बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, या फिर हम लोग उस सब्सटेंस को किसी और के मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें से पहली कैटेगरी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, और सेकंड कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड थर्ड कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये तीन कैटेगरी है। इसके अलावा एक कैटेगरी और है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो है सुपर कंडक्टर। ठीक है, यहां लिखा हूं, इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं, सिलेबस में भले नहीं है लेकिन एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं, जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं, सब डेली लाइव होती है, आते हो क्या, या डेली क्लास होती है क्या, क्लास कौन सी हो रही है, ये सारी चीजें ना जब लाइव खत्म होगा उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही कवर कर सकते हैं, या तो
जो सेशन से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, समझ रहे हो आप? तो अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आए। अब देखिए सब्सटेंसेस में पहला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाया जाए तो वो मैग्नेटाइजेशन लेते ही नहीं है, बल्कि अपोज करना शुरू कर देते हैं। उनका मैग्नेटाइजेशन निगेटिव होता है। जैसे ही आप उसको मैग्नेट के करीब लाओगे वो रिपेल होंगे, दूर होंगे, फार अवे होंगे, और उनको मैग्नेटाइज आप नहीं कर पाओगे। उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर सच सब्सटेंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम उनको रखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, एक्वायर फिएबल मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उनके अंदर एक मैग्नेटिज्म बनता है जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होता है, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का वो अपोज करते हैं। उसको हम लोग डायामैग्नेटिक बोलते हैं। उनकी एग्जांपल देख लीजिए, बिस्मुथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, वाटर, मर्क्यूरी, वाटर, ये सारी चीजें जो है क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं जिनको अगर किसी और मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो वो बहुत हल्की हल्की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, उस मैग्नेट की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको रखा है उस मैग्नेट की तरफ उनका मैग्नेटाइजेशन होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत कम वो उसकी तरफ अपना अट्रैक्शन शो करते हैं। उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर सच सब्सटेंसेस which when placed in a magnetic field acquire a feeble magnetism in the direction of the field। तो उस इसमें क्या बताया हुआ है कि अच्छा, फीबल जो वर्ड लिखा हुआ है मतलब थोड़ा थोड़ा ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो रिपल्शन भी आ रहा है ना डायमैग्नेटिज्म में, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, बहुत हल्का हल्का रिपल्शन होगा डायमैग्नेटिज्म के अंदर, और पैरामैग्नेटिज्म के अंदर थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, प्लैटिनम है, मैग्नीज है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, ये सारे लोगों को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो थोड़ा थोड़ा वो अट्रैक्ट होते हैं, बहुत कम मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। अब नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं अगर आप उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करने की वजह से उनका मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है। और ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आर्टिफिशियली अगर हमको मैग्नेट बनाना है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ही हम लोग यूज़ करके पैरामैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स क्या क्या है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। तो आपको ये पता ही है कि आयरन, कोबाल्ट, निकल बहुत अच्छे फेरोमैग्नेटिज्म को रखते हैं और वो खुद भी मैग्नेट बन सकते हैं परमानेंट। ठीक है, उसका प्रोसीजर रहता है। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको मैं इसके आगे भी बताऊंगा। अब यहाँ पे लास्ट जो है ना, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, देखिए सुपर कंडक्टर एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से करंट अगर फ्लो कर दें हम लोग तो उसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, और एक बार करंट फ्लो कर दिया तो वो सारी जिंदगी के लिए, क़यामत तक, हमेशा के लिए करंट फ्लो होता रहेगा। उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर रियल में एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन एक तरीका है सुपर कंडक्टर बनाने का। वो ये है कि अगर किसी कंडक्टर को, जो बहुत अच्छा कंडक्टर हो जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, उसको अगर आप बहुत ठंडा कर दो, इतना ज़्यादा ठंडा कर दो कि माइनस में उसका टेम्परेचर चला जाए, लिक्विड नाइट्रोजन में आपने उसको ठंडा कर दिया है, उस वक्त जब तक वो ठंडा रहेगा वो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। और सुपर कंडक्टर का मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अगर सुपर कंडक्टर आपने बना करके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिज्म की जरा तरह रिपल्शन करता है, भागता है बहुत, लेकिन डायमैग्नेटिज्म के अंदर थोड़ा थोड़ा रिपल्शन होता है, वीक रिपल्शन होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। तो हम लोगों ने जो चार चीजें देखी है वो किस तरीके से, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल पहला देखा हम लोगों ने डायमैग्नेट, ठीक है, दूसरा देखा पैरामैग्नेट, तीसरा फेरोमैग्नेट, और चौथा हम लोगों ने जो देखा है वो सुपर कंडक्टर।
अब देखिए, वीक रिपल्शन पहला वाला, डायमैग्नेट वीक रिपल्शन, पैरामैग्नेट वीक अट्रैक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। फेरोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ठीक है, फेरोमैग्नेट। और सुपर कंडक्टर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। अब देखो डे टू डे लाइफ में आपको यूज बताता हूं। सुपर कंडक्टर जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन देता है, ये मैग्नेटिक लेविटेशन, ये वर्ड याद रखो, मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए यूज होता है। और ये मैग्नेटिक लेविटेशन ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप एक मैग्नेट का ऐसे चैन बना दो लंबा सा, उस चैन के ऊपर सुपर कंडक्टर को रख दो, तो सुपर कंडक्टर लेविटेट होगा, ऊपर तैरना शुरू कर देगा, टच भी नहीं होगा मैग्नेट से, ऊपर तैरना शुरू होगा। और उसको आप धक्का देते हो, ऐसे ऐसे धक्का मारते हो, तो बहुत तेजी से वो उसके ऊपर भागेगा। सुपर कंडक्टर को आपने एक चैन बनाया मैग्नेट की, उसके ऊपर रखा, तो वो टच नहीं होगा, हवा में रहेगा, और जैसे ही इसको धक्का दोगे तो वो लेविटेट होता हुआ भागेगा। इस चीज का मैग्नेटिक लेविटेशन सुपर कंडक्टर का हम लोग मैगलीफ ट्रेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और मैगलीफ ट्रेन कौन सी ट्रेन होती है, जिनको हम लोग बुलेट ट्रेन बोलते हैं। वो बुलेट ट्रेन कभी ट्रैक को टच नहीं करती है, और नीचे वो सुपर कंडक्टर से बना होता है, नीचे मैग्नेटिक ट्रैक होता है, और वो उसके ऊपर लेविटेट करता है, बहुत तेजी से भागता है। ठीक है, तो ये टाइप हुई मैग्नेटिज्म के मटेरियल की। तो आई होप इतना आपको समझा होगा। हम लोग एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये बार मैग्नेट का कंसेप्ट बता चुका हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरेसेंट लैंप इज। अच्छा देखिए, याद रखिए, क्वेश्चन जो हम लोगों के आने वाले हैं ना, बहुत से क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट के या करंट इलेक्ट्रिसिटी के या उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो ऐसे होंगे जो हमारे इस टॉपिक से आउट टॉपिक होंगे, उसको अभी हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बताया कि ये सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से बहुत को रिलेटेड है। तो जैसे जैसे हम लोग ख़त्म करेंगे वो टॉपिक के उसी वक्त सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोशिश किया हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिज्म के ही कलेक्ट करके लेकर के आऊँ, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है बहुत से क्वेश्चन जो अभी हमारे नॉलेज फील्ड से बाहर होंगे, उसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों के सर के ऊपर से ना जाए। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरेसेंट लैम्प इज। हम लोग फ्लोरेसेंट लैम्प मतलब जो ट्यूबलाइट होता है उसके अंदर चोक यूज करते थे पहले, याद है आपको, चोक लगाते थे। वो चोक का क्या इस्तेमाल है, टू डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ मोमेंटरीली, मतलब हम लोग लगातार वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ करंट, क्या करंट के फ्लो को हम लोग इंक्रीज करने के लिए। टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, या टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो देखो करंट के बारे में दिया हुआ है, डिक्रीज फ्लो ऑफ करंट एंड इंक्रीज फ्लो ऑफ करंट, और दो दिया हुआ है, डिक्रीज रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज वोल्टेज। क्या यूज, क्यों हम लोग यूज करते हैं, अब देखिए आपको, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है, ये किसी भी टॉपिक में कवर नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग इसको यहीं देख लेते हैं। आपको जो ट्यूबलाइट होता है ना, ट्यूबलाइट के अंदर हम लोग एक स्टार्टर यूज करते हैं, जो कि छोटा सा स्टार्टर होता है पहले वाले ट्यूबलाइट में, और एक चोक यूज करते हैं। दोनों का अपना अपना पर्पज होता है। जो स्टार्टर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कि हैवी वोल्टेज जनरेट करे। हैवी वोल्टेज अगर वो जनरेट करेगा, तो हैवी वोल्टेज से हम लोग कैथोड रेज बना पाएंगे। तो याद रखिए, आपके ट्यूबलाइट के अंदर कैथोड रेज निकल रही होती है। ट्यूबलाइट दिखती कैसी है, ये सिलेंड्रिकल होती है इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड क्या होता है, हम आपको बता दूं, ये साइड भी फिलामेंट होता है, ये साइड भी फिलामेंट होता है। हम लोग ये फिलामेंट को करंट से कनेक्ट करते हैं, करंट चोक से कनेक्ट होता है और स्टार्टर से कनेक्ट होता है, और ये हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं सर्किट को, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक साइड से और दूसरी साइड जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की इधर उधर जाने की वजह से ये ट्यूबलाइट जलता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को। तो स्टार्टर का हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और चोक का जो यूज करते हैं, इसका सही आंसर है डी, टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ करंट। याद रखिए, जब वोल्टेज आप बहुत ज्यादा बढ़ाओगे ना, तो उसके रिजल्ट में करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हैवी करंट अगर फ्लो होना शुरू हो गया इसके अंदर से, तो उस हैवी करंट की वजह से ये आपका ट्यूबलाइट ब्रस्ट हो सकता है, और या फ्यूज हो सकता है। ये जो यहाँ पे फिलामेंट लगे हैं, फिलामेंट खराब हो सकते हैं।
उसको बचाने के लिए हम लोग चोक का इस्तेमाल करते हैं। चोक में कुछ और नहीं, इंडक्टर लगा होता है। अब इंडक्टर क्या है ये भी आप कंफ्यूज हो गए, इंडक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडक्टर की वजह से वहां पे हम लोग करंट के फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं। तो डिक्रीज द फ्लो ऑफ करंट के लिए हम लोग चोक यूज करते हैं। तो परेशान मत होना, इसका ताल्लुक हमारे चैप्टर से नहीं है, लेकिन याद रखिए किसी भी चैप्टर में इसको कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ ले लिया है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन पूछा है इस चीज के ऊपर। बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो अप्लाइड टाइप के होते हैं, डे टू डे लाइफ के टाइप के होते हैं, हम लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज। अब देखिए इसका आंसर आप देंगे, किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों आता है। इसका आंसर तैयार हो जाइए कमेंट लिखने के लिए, और फास्ट कमेंट बताइए इसका। मैग्नेटिज्म मटेरियल में किस वजह से आता है? पहला है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुके रहने की वजह से आता है मैग्नेटिज्म। या प्रोटॉन्स एट रेस्ट, प्रोटॉन के एक जगह रुके रहने की वजह से आता है। थर्ड वन, ऑल स्टेशनरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के रुके रहने की वजह से आता है। या डी है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए इसका आंसर फौरन से, कि मैग्नेटिज्म किसी भी मटेरियल में कहां से आता है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। क्वेश्चन नंबर का लिख करके बताइए। अच्छा कमेंट आया है अफशा बैग 2D, 2D उनका कहना है अफशा का कि सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। अच्छा प्रतिभा का भी आया है कमेंट 2D, ओके 2D। चलो और लोगों का भी वेट करते हैं, और लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा बहुत सारा कमेंट आ गया है यहाँ पे यूट्यूब लाइव पे भी। आलिया, आफरीन, साकिब, सैयद ट्यूटोरियल, सैयद फिरदोस, नूरैन सादिया, सबका कहना है कि डी आएगा। तो सही है, आंसर सही यही है डी, ठीक है। क्योंकि देखिए सब बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्रोटॉन और ट्रेस ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि कोई भी चार्जेस, ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, और ये प्रोटॉन एट रेस्ट क्या बनाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। न्यूट्रॉन एट रेस्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कुछ भी फील्ड नहीं बनाएगा, इसके पास फील्ड ही नहीं होगी। तो सही आंसर जो है ना, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मैक्सवेल के लॉ के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आपको सही देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वाले का आंसर दो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए बहुत अच्छे से बताएं इसका भी जवाब। अच्छा कई लोगों ने यहाँ पे भी जवाब दिया है, अब नए क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। लिखिए बाकायदा कि 3 का कितना आएगा, ठीक है। 3 लिख करके बताइए तो मुझे समझ में आएगा आप किसका जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व, पैरेलल लाइंस, कन्वर्जेंट लाइन, डाइवर्जेंट लाइन, ठीक है। बताइए, सब एग्जांपल भी बता देता हूं। क्लोज कर्व जो होगा वो इस तरीके से होगा, क्लोज कर्व, ठीक है। पैरेलल लाइन इस तरीके से होगा। कन्वर्जेंट लाइन कैसा होगा, कि बाहर से फैला हुआ अंदर आके सिकुड़ा हुआ, ठीक है। और डाइवर्जेंट लाइन अंदर से सिकुड़ा हुआ बाहर जाके फैला हुआ, मतलब कम एरिया से ज्यादा एरिया पे फैला हुआ, ठीक है। तो ये पहला वाला ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा लाइन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आया है प्रतिभा 3B, मतलब पैरेलल, ओके। गजाला, आयशा एंड कामरान, इनका भी 3B ही कहना है, मतलब इनका कहना भी है पैरेलल लाइंस। चलो यूट्यूब पे भी देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। अच्छा सैयद ट्यूटोरियल ने कहा है पैरेलल लाइंस, आफरीन 3B, फहद पटेल, साकिब, आलिया, मरून अली, सबका कहना है कि थर्ड क्वेश्चन का बी आएगा, मतलब पैरेलल लाइंस। वेरी गुड, आपको मैं बताया था, ये बहुत अच्छे से बताया था कि अगर पैरेलल लाइंस है और इक्वी डिस्टेंस है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अलावा जो भी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से निकलती है वो कर्व होती है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ये दोनों कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। अच्छा इसका पता नहीं होगा आपको, फिर भी देखिए बेसिक क्वेश्चन है और इसका किसी चैप्टर से ताल्लुक नहीं, तो मैं आंसर दे देता हूँ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी,
ठीक है। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा वो मो होगा, MHO, मो। ठीक है, याद रखिए रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, ठीक है, ओहम। और इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। और इसका डायग्राम भी उल्टा है, ओहम का डायग्राम ये और इसका डायग्राम है मो। तो रेजिस्टेंस ओहम, कंडक्टिविटी मो। और सिंबल भी देखो जस्ट उल्टा होता है, इसका सिंबल इस तरीके से बनता है मो का, और ओहम का इस तरीके से बनता है। ठीक है, अच्छा वो ओहम नहीं है, ओहम पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, वो सब फालतू है। तो ये रेजिस्टेंस का है, ये कंडक्टेंस का है, और ये ओहम पर क्यूबिक मीटर या ओहम क्यूबिक मीटर ये सब फालतू है। ठीक है, तो समझा ना आपको ये? अच्छा हाँ, इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताइए, 5 का आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, वो 4 का मैं जानबूझ कर आप लोगों से नहीं पूछा, क्योंकि कुछ लोगों ने ओहम लिखा है, ओहम नहीं आएगा भाई, कंडक्टिविटी का मोह आएगा, मोह। ओके, बताइए, फिफ्थ वाले का बताइए। हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन, हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में किसने सबसे पहले लिंक बताया? अब देखिए, इसमें नाम है मैक्सवेल का, डीजल का, माइकल फ्राइडे का एंड वोल्टा का। दो लोगों का नाम तो हम लोगों ने देखा ही नहीं इस चैप्टर में, तो उड़ा दो जगह पे, ये डीजल और वोल्टा उड़ा दो। ठीक है, चलो 50-50 हो गया, आप आंसर दीजिए। 5C माइकल फ्राइडे। अच्छा, सैयद ट्यूटोरियल ने कहा है मैक्सवेल, आफरीन ने 5C माइकल फ्राइडे कहा है, फहद पटेल ने भी C कहा है, मतलब माइकल फ्राइडे। सैयद फिरदौस मैक्सवेल, फहद पटेल C, मतलब माइकल फ्राइडे। ओके, यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, प्रतिभा 5A मतलब मैक्सवेल। ओके, उज़मा 5A मैक्सवेल, गजाला 5A, नूरैन 5A, आयशा 5A। ओके, मतलब ज़्यादा बोलने वाले कुछ लोग, देखिए दो है, 50-50, तो आप यही दोनों बोलोगे, इसको ज़्यादा वोट मिल रहा है, और करेक्ट आंसर भी मैक्सवेल ही है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए आप भूल, यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, और माइकल फ्राइडे ने जो दिया है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है, माइकल फ्राइडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दिया हुआ है पहले। ये बिल्कुल उल्टा है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट दिया है वो मैक्सवेल ने दिया है। इसका उल्टा, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है वो माइकल फ्राइडे ने दिया हुआ है। तो इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखिए, ये किस सीक्वेंस में पूछा हुआ है, वरना दोनों, अगर आंसर दोनों का करेक्ट हो सकता है। अच्छा, एक फर्क और है दोनों के बीच में, वो भी आपको बता देता हूं। वो फर्क ये है ना कि जब हम लोग माइकल फ्राइडे का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग उसके अंदर है ना ये देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है वो कॉइल के अंदर हो रहा है। ठीक है, और कॉइल के अंदर हम लोग करंट नहीं बोलते, उसको ईएमएफ बोलते हैं, कि ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके का वर्ड अगर यूज हो कि मैग्नेटिज्म से ईएमएफ का कंसेप्ट किसने दिया, तो माइकल फ्राइडे आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट किसने दिया, तो मैक्सवेल आएगा। और याद रखिए, एक चीज और आपको बता देता हूं, ये दोनों के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट है ना, मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे थ्योरी लिखा है लोगों ने, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैक्सवेल ने कहा, किसी ने कमेंट में लिखा है। और फ्राइडे ने बोला मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो होगा। देखिए ऐसा नहीं लिखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो नहीं होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब करंट जनरेट होगा। या ये बोल सकते हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, ये करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, और ये दोनों थेरीज में से मैक्सवेल ने थेरी पहले दी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये बताइए, बहुत आसान है, जल्दी से, टाइम पास करे बगैर। टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताइए कि टेस्ला किसका यूनिट है, इंडक्शन का, मोमेंट का, एरिया का, फ्लो का? याद रखिए, टेस्ला किसका यूनिट है? मैं बता देता हूं, इंडक्शन का यूनिट है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब गलत है। मोमेंट का आपको मैं बताया, मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, याद रखिए। एरिया का तो ए स्क्वायर है। ये फ्लो क्या है, फ्लो कुछ यूनिट नहीं होता इसका। ठीक है, इंडक्शन हम लोग इसको बी बोलते हैं,
मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब बी। अच्छा देखिए बहुत सारा नाम यूज होता है। बी के लिए आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके अलावा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, इसके अलावा इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन बी का जो हम लोगों का यूनिट है वो टेस्ला होगा, कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आंसर दिया है कुछ लोगों ने ए। ठीक है, आप लोगों ने दे दिया, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ का दिखाई बताइए। देखिए ये, अच्छा ये इस टॉपिक का नहीं, आउट ऑफ टॉपिक का, नेक्स्ट लेता हूँ। ये भी आउट ऑफ टॉपिक है। अच्छा हाँ ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। डायनामो, इलेक्ट्रिक फैन, बैटरी, एटॉम बॉम्ब। जल्दी से बताइए, मैं चारों का आपको बताऊंगा चारों क्या होते हैं, लेकिन आप मेरे को आंसर इसका बताइए कि किसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो एक दो क्वेश्चन अब लेकर के हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। बताइए। 9C। अच्छा, अफशा बैग ने कहा है 9C, नूरैन सादिया ने कहा है सी, प्रतिभा ने कहा है सी। ओके, अच्छा यहाँ भी कमेंट आ रहा है, आफरीन आफरीन शेख बैटरी। ओके, बैटरी। ओके, फहद पटेल बैटरी, साकिब ने भी यही लिखा है 7C। 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, अच्छा लोगों ने मोस्टली बैटरी का है, मतलब सबका आंसर करेक्ट है, सब लोगों ने सही समझा है। बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर हम लोग है ना केमिकली स्टोर रखते हैं एनर्जी को। कुछ केमिकल जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है उनको पॉजिटिव साइज में, और जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होता है उनको निगेटिव साइड में स्टोर करते हैं। जब हम उनको सर्किट पूरा करते हैं तो वो करंट फ्लो होकर के करंट बनाते हैं। तो हम लोग केमिकली एनर्जी स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर। ठीक है, बैटरी बहुत सी टाइप की आती है, लेकिन सबका कंसेप्ट सिमिलर ही होता है तकरीबन, जिसमें हम लोग दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग होते हैं उनको यूज करते हैं। अब देखिए डायनामो क्या होता है। डायनामो जो होता है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फैन क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा ये डायनमो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, मतलब ये कि अगर आप हाथ से घुमा रहे हो ना डायनमो को, तो हाथ से जो आप ताकत दे रहे हो मैकेनिकल, वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होती जाएगी। डायनमो का काम। इलेक्ट्रिक फैन बिल्कुल अपोजिट है, उसको आप करंट दोगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी बना करके हवा देगा आपको। बैटरी अभी आपने देख लिया केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। एटॉम बॉम्ब क्या है, एटॉम बॉम्ब क्या होता है ना, ये मास को डिस्ट्रॉय करके, मास को पूरा खत्म करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखिए हम लोगों का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। ये यहाँ पे गलत साबित होता है जब हम लोग एटम बॉम्ब की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है कि मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एटम बॉम्ब का कंसेप्ट बताता है कि हम लोग छोटे से मास को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो एनर्जी थोड़ी बहुत नहीं होती, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एक छोटे से मास को डिस्ट्रॉय करके ह्यूज अमाउंट में हम लोग एनर्जी जो लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉम बॉम्ब। एटॉम बॉम्ब का इस्तेमाल या एटॉमिक रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग करंट भी जनरेट करते हैं, और बहुत से एटॉमिक रिएक्टर्स एंड एटॉमिक पावर प्लांट भी होते हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे काम के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इस रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछना। अगले 2 मिनट तक आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, टॉपिक से रिलेटेड या जो भी जनरल क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, और मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, आपको मैं जवाब देता रहूँगा। फिर उसके बाद हम लोग ये सेशन एंड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन कल के दिन होगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेशन हम लोग जो देखने वाले हैं वो हमारे ऐप पे ही होने वाला है, ऐप पे होगा, और यूट्यूब लाइव शायद ना हो। ठीक है, क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोगों को अंदाज़ा हो, इसके लिए आज यूट्यूब लाइव पे था ये लेक्चर। ये कंफर्म नहीं पता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऐप पे होने वाला है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ अगले 2 मिनट के लिए।
क्वेश्चन आया सर आप डेली लाइव आते हो क्या? हाँ जी मैं डेली लाइव आता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब पे लाइव नहीं रहता है डेली, एप्लीकेशन के ऊपर लाइव होता है। एप्लीकेशन पे कैसे ज्वाइन होना है, एप्लीकेशन कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके आप पता लगा सकते हो। एटॉम बॉम्ब की रिएक्शन को क्या कहते हैं? जो एटॉम बॉम्ब की रिएक्शन है ना, वो एक फिशन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर उसको हम लोग मतलब एटॉमिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा मटेरियल या एक छोटा सा एटॉम और दूसरे एटॉम के अंदर चेंज हो जाता है। एक्सट्रिंसिक का कंसेप्ट एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। से बार बार आप पूछ रहे हो। देखिए मैग्नेट जो होता है ना वो दो होता है। एक इंट्रिंसिक मतलब किसी भी एटॉम के अंदर आप देखोगे ना तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैग्नेट होता है। इंट्रिंसिक मैग्नेट वो होते हैं जो सिर्फ एटॉम के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से या इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो माइक्रोस्कोपिक बड़ा कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का वो ये है कि जब करंट फ्लो होता है तो एज पर मैक्सवेल लॉ वहां पे भी मैग्नेट बनता है, तो वो एक्सट्रिंसिक मैग्नेट होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कोई और क्वेश्चन है? अगर किसी को और क्वेश्चन है तो करिए यहाँ पे। हम्म। फिशन एंड फ्यूजन डिफरेंसेस, देखिए पहली बात तो ये इसका टॉपिक नहीं, ऑफ टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है ना कि एक एटम टूट के दो या तीन एटम में कन्वर्ट होता है। इस तरीके के एटम जब टूटते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि छोटे छोटे कई एटम मिल करके एक सिंगल एटम बनाते हैं, फ्यूज होकर के मिल करके, उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और ये फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर जो कंसेप्ट होता है वो सन के ऊपर होता है। सन पे जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो फ्यूजन की वजह से हो रहे हैं। चार हाइड्रोजन के एटम मिल करके एक हीलियम का एटॉम बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉम्ब हम लोग उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब का कंसेप्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए ये चैप्टर के बीच में बताया था, अब ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, इसको फिर से देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, किसी एरिया से लाइन ऑफ फोर्सेस कितने पास हो रहे हैं इसको फ्लक्स बोलते हैं, फायर से इंडिकेट करते हैं, वेबर उसका यूनिट है। और मैग्नेटिक इंडक्शन बी होता है, बी जो होता है ना फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब हम लोग करेंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग